नमस्कार। आज की कहानी है थाक के नरभक्षी की। राइटर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट लिखते हैं, लद्या वादी में कई महीनों तक शांति रही थी, परंतु सितंबर 1938 में नैनीताल में एक रिपोर्ट आई कि एक कोट किंद्री गांव में टाइगर ने एक 12 साल की लड़की को मार डाला है। मुझे यह समाचार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डोनाल्ड स्टीवर्ट से मिला। उनको भी विस्तार मालूम नहीं था। एक सप्ताह बाद गांव में पहुंचकर ही मुझे इस ट्रेजेडी का पूरा डिटेल मिला। एक दिन दोपहर को यह लड़की आंधी से गिरे आम चुनने गई। वहां और भी बहुत सारे लोग थे। सबकी आंखों के सामने अचानक टाइगर भागता हुआ आया और लड़की को उठाकर ले गया। जब तक आसपास के लोग उसकी मदद के लिए भागे, तब तक तो बच्ची वहां से गायब ही हो गई। उसका पीछा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मेरे आने तक कोई निशान नहीं बचा था, न लड़की को खींचने का, न ही ब्लड लाइन का। इसलिए टाइगर बच्ची के शरीर को कहाँ ले गया, इसका पता मैं नहीं लगा पाया। कोट किंद्री चूका के दक्षिण पश्चिम में और थाक से 3 मील पश्चिम की ओर था। कोट किंद्री और थाक के बीच चूका मैनीटर पिछली अप्रैल में शूट किया गया था। 1938 की ग्रीष्म ऋतु में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस क्षेत्र के सभी पेड़ों को गिराने के लिए मार्क कर लिया था। डर यह था कि नवंबर से पहले यदि मैनीटर का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो पेड़ों को गिराने का ठेका लेने वाले लोग मजदूर नहीं ला पाएंगे और ठेका को रद्द करना पड़ेगा। डोनाल्ड स्टीवर्ट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक लेटर लिखा था। मैंने कोट किंद्री जाने का वादा ठेकेदारों के कारण नहीं किया था, बल्कि वहां के निवासियों के लिए किया था। कोट किंद्री जाने का सीधा रास्ता रेलगाड़ी से टनकपुर पहुंच के पैदल कालादुंगा से चुका तक जाना था। हालांकि यह मार्ग मुझे 100 मील पैदल के रास्ते से बचाता था, परंतु यहाँ उत्तर भारत के सबसे अधिक मलेरिया ग्रसित क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था। इसलिए बचने के लिए मैंने पहाड़ियों के बीच से मोरनौला पहुंचने का फैसला किया। वहां से शेरिंग रोड से चल के पर्वतीय क्षेत्र से कोट किंद्री तक पहुंचने का मन बना लिया। इस लंबे मार्ग पर से जाने की तैयारी चल रही थी कि नैनीताल में एक और रिपोर्ट आई कि सेम गांव में एक और हत्या हुई है। यह गांव लद्या के बाएं किनारे पर था, चूका से आधा मील दूर। इस बार विक्टिम एक वृद्ध महिला थी, गांव के मुखिया की मां। वह अभागी स्त्री 2 खेतों के बीच गिरी हुई टहनियां इकट्ठी करने गई थी। उसने लकड़ियां अपनी झोपड़ी के सामने लाकर काटनी शुरू की कि अचानक ऊपर के खेत से टाइगर उस पर झपटा। यह अटैक इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वह केवल एक बार उस पर झपटा और वह सिर्फ एक बार ही चीख पाई और दूसरे ही क्षण में टाइगर उसे उठा के 12 फुट ऊंची पहाड़ी के पार ऊपर के खेत से सीधे घने जंगल में समा गया। वृद्धा का 20 साल का बेटा कुछ गज आगे खेत में काम कर रहा था। उसने सारा हादसा होते हुए देखा, पर वह इतना डर गया था कि किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाया। लड़के के बार बार कहने पर पटवारी 2 दिन बाद सेम गांव में आया। उसके साथ 80 लोग थे। टाइगर जिस ओर गया था उसी दिशा में वो सब गए। उन्हें स्त्री के कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले। टाइगर का अटैक लगभग 2 बजे हुआ था। उस समय तेज धूप थी। टाइगर ने केवल 60 गज की दूरी पे उस स्त्री को खाया था। दूसरी रिपोर्ट मिलने पे एबर्टसन, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर और मैंने एक काउंसिल ऑफ वॉर पर विचार किया। वे तिब्बत सीमा पर अस्कोट में किसी जमीन के झगड़े में जाके फैसला करवाने के लिए जाने वाले थे। उन्होंने अपनी यात्रा का रूट बदला। बागेश्वर से जाने के बजाय मेरे साथ पहले सेम जाने का कार्यक्रम बनाया, बाद में वहां से अस्कोट का। मेरे पहले वाले मार्ग से जाने पे पर्वतारोहण की कठिन यात्रा थी, इसलिए हम लोग पहले वाले मार्ग से जाने पर पर्वतारोहण की यात्रा पर नहीं गए और हम लोग ने नंधौर वादी की ओर से लद्या नदी के जल विभाजन को पार करके नदी की धारा के साथ साथ सेम गांव तक पहुंचने की योजना बनाई। इबॉटसन 12 अक्टूबर को नैनीताल से रवाना हो गए।
दूसरे दिन में चोरगालिया में उसे मिल गया। हमने नांदौर में जाते हुए नदी से 120 मछलियां पकड़ी। हम 5वें दिन दुर्गा पीपल पहुंचे। यहाँ नदी छोड़ के हमने बेहद कठिन चढ़ाई चढ़ के जल विभाजन स्थान पर रात बिताई। अगले दिन प्रातः जल्दी चलकर हमने अपने टेंट रात को लद्या नदी के बाएं किनारे पे चौल्टी से 12 मील दूर लगा दिए। मानसून इस बार जल्दी खत्म हो गया था और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। पर्वतों की चोटियों से बहता पानी सीधा घाटी में जा गिरता है, इसलिए थोड़े थोड़े फासले पे उथली नदी हमको पार करनी पड़ती है। कभी कभी इसमें अगर अधिक पानी आ जाए तो प्रवाह में धारा में कोई बह भी सकता है। मेरा रसोइया एक बार ऐसे मौके पर बह भी गया था। उसे जल समाधि से सामान ढोने वाले ने बचाया था। चोरगालिया छोड़ने के 10वें दिन हमने सेम के खेत में कैंप लगाया। इस स्थान पे आजकल कोई नहीं आता था। यह खेत वृद्धा की झोपड़ी से 200 गज पर था। वहीं पर टाइगर ने उस पर अटैक किया था। यहाँ से 100 गज पे लद्या और शारदा नदियों का संगम है। पुलिस के गिल वॉर्डेल से हम लद्या के किनारे मिले थे। उन्होंने सेम में कई दिन तक कैंपिंग की थी। उन्होंने एक भैंसा भी बांध के रखा था। टाइगर ने बहुत बार चक्कर लगाया पर भैंसे की ओर झांका भी नहीं। अगले दिन सेम गांव में जब इबटसन पटवारी, वन विभाग के सुरक्षाकर्मी और आसपास के गांव के मुखियाओं से हम संवाद कर रहे थे, मैंने टाइगर के पैरों के निशान खोजने के लिए दूर तक इंस्पेक्शन किया। हमारे कैंप और संगम तथा लद्या के दोनों किनारों पे दूर दूर तक रेतीले स्थल थे। उसी रास्ते पर मुझे टाइगर और एक शिशु बाघ के यानी कि बच्चे के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। कदाचित यह बच्चा वही था जिसे मैंने अप्रैल में देखा था। टाइग्रेस ने लद्या नदी को कई बार क्रॉस किया था। पिछली रात वह हमारे टेंट के सामने से गुजरी थी। गांव वालों को इसी टाइग्रेस पे डाउट था। उनका कहना था कि उसी ने मुखिया की मां को मारा था। तब से वह इसी क्षेत्र में घूम रही है और ऐसा लगता भी था कि गांव वाले सही कह रहे हैं। पैरों के निशानों से अनुमान लगाया जा रहा था कि वह औसत आकार का पशु अपने जीवन के चरम पे था। वह मैन ईटर क्यों बनी यह हम बाद में देखेंगे। हाँ, एक कारण यह हो सकता है कि पिछली बार उसने साथी चुका के टाइगर के साथ उसके शिकार को खाया था। शायद एक बार मनुष्य के मांस को खाने का स्वाद उसे अच्छा लगा होगा। किसी साथी की अनुपस्थिति में वह स्वयं ही मनुष्य का शिकार करने लगी थी। यह केवल एक अनुमान था जो बाद में गलत साबित हुआ। नैनीताल से चलते समय मैंने तहसीलदार से 4 भैंसें सेम गांव में भेजने के लिए कहा था। रास्ते में एक मर गया और 3 भैंसें 24 तारीख को पहुंचे। उसी शाम हम लोगों ने मैकडॉनल्ड का भेजा हुआ भैंसा भी उनके साथ बांध दिया। अगली सुबह चूका के लोग बहुत ही उत्साहित थे। गांव की सीमा पे किसानों ने हल चलाए हुए थे। टाइग्रेस ने रात खेतों में चक्कर लगाया था। किसानों के साथ पशु थे। 3 परिवार उनके पास सोए थे। टाइग्रेस के आने पे इन पशुओं ने मालिकों को अलर्ट कर दिया। वे सब वहां से निकल गए और उनका बचाव हो गया। टाइग्रेस फिर वहां से निकलकर कोट केंद्री की ओर चली गई। रास्ते में भैंसों के पास से निकली पर उन्हें टच भी नहीं किया। पटवारी, जंगल के सुरक्षाकर्मी और गांव वालों का कहना था कि टाइग्रेस भैंसों को नहीं मारेगी। उन पे समय वेस्ट करना अच्छा नहीं है। उनको विश्वास था कि टाइग्रेस इन भैंसों को मारेगी नहीं, क्योंकि यह तरीका पहले भी इस्तेमाल में लाया जा चुका है, परंतु सफलता नहीं मिली थी। फिर यदि मैन ईटर को भैंसे ही खानी हो तो यहाँ बहुत से पशु मौजूद हैं। इस परामर्श के बावजूद हमने अपने भैंसे बांधे रखे। टाइग्रेस आई परंतु किसी भी पशु को उसने नहीं देखा। 27 की सुबह हम लोग नाश्ता कर चुके थे। मुखिया के भाई तिवारी की अगुवाई में एक दल पहुंचा। खबर यह थी कि गांव का एक व्यक्ति मिल नहीं रहा। उनका कहना था कि वह पशुओं को देखने जा रहा था कि वे गांव की सीमा से बाहर तो नहीं निकल गए।
उसके न लौटने पे सबका ये कहना था कि उसे अवश्य टाइग्रेस ने मार दिया होगा। हमारी सारी तैयारियां हो गई थी। 10 बजे इबर्टसन का परिवार और मैं थाक गांव के लिए चल दिए। हमारे साथ तिवारी और उसका दल भी था। फासला केवल 2 मील ही था, परंतु चढ़ाई बहुत कठिन थी। हम और समय गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए हम चलते गए। पसीने से लथपथ और बेदम हम गांव की सीमा पे पहुंच गए। जैसे ही हम कांटेदार झाड़ियों से ढकी हुई जमीन को पार करके गांव में पहुंचे, हमें किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। पति की मृत्यु पे भारतीय महिला का विलाप बहुत ही करुण होता है। जंगल से निकलते ही हम उस स्त्री के पास पहुंच गए। वहां 10-15 लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी छतों से कुछ सफेद चीज देखी थी जो शायद उस स्त्री के पति के कपड़ों जैसी थी। इबॉटसन, तिवारी और मैं इस सफेद चीज की खोज में चल दिए और श्रीमती इबॉटसन शेष लोगों और उस स्त्री के साथ गांव की ओर चले गए। खेतों को कई वर्षों से बोया नहीं गया था, इसलिए उनमें बहुत सी कांटेदार झाड़ियां उगाई थी। उनको पार करके हम उस सफेद चीज के पास पहुंच गए। वास्तव में वह कपड़ा उसी आदमी का था। पास ही उसकी टोपी मिली थी। वहां पे एक प्रकार के संघर्ष के निशान तो थे, परंतु रक्त के कोई चिन्ह नहीं मिले। कदाचित टाइग्रेस ने दूर तक उस आदमी पे अपनी पकड़ बनाए रखी थी, इसलिए उसका खून जो है वो नहीं बहा था। हमारे ऊपर की पहाड़ियों पे झाड़ियों का झुरमुट था, जिसपे लताओं की छत बनी थी। इस स्थान का परीक्षण आवश्यक था। हम टाइग्रेस को अपने पीछे लगाना नहीं चाहते थे। झाड़ियों के नीचे की नरम जमीन पर हमें टाइग्रेस के पग मार्क्स मिले। वहीं से उसने उस आदमी पे अटैक किया था। अपने डेरे पे लौट के हमने एक योजना बनाई। हमारा प्रमुख उद्देश्य था टाइग्रेस को उसके शिकार पे ही मारा जाए। इसे पूरा करने के लिए मुझे टाइग्रेस की रेखा का लाइन का पीछा करना था। साथ ही तिवारी के साथ सामने की ओर भी देखते हुए रहना था। तिवारी के पास कोई आर्म्स नहीं था, कोई हथियार नहीं था। मुझसे 1 गज पीछे वह दाएं बाएं कड़ी नजर रख रहा था। इबर्टसन तिवारी के पीछे चलते हुए हम दोनों को पीछे से किसी भी अटैक से बचाने वाला था। टाइग्रेस का एक बाल भी दिखाई देने पे हमें शूट करने का जोखिम उठाना था। पशुओं ने पिछले दिन इस क्षेत्र के घास और पत्ते खा लिए थे। वहां से टाइग्रेस के गुजरने का कोई प्रमाण नहीं था, सिवाय एक आध टूटे पत्ते या घास के दबने के। आदमी को 200 गज तक उठाने के बाद टाइग्रेस ने उसे मार डाला और उसे वहीं छोड़ के चली गई। फिर कई घंटे बाद वापस आके उसे ले गई। ऐसा लगा कि पशुओं ने यह देखकर उसका पीछा किया होगा तो वो इसे वहीं छोड़ के वापस चली गई होगी। आदमी को जहां छोड़ा था वहां रक्त का एक ताल बन गया था। उसके गले के घाव से बहता हुआ खून अब बंद हो गया था। टाइग्रेस वापस आई तो इस बार आदमी को उसकी कमर से पकड़कर चलने लगी। यह तरीका बहुत कठिन था। वह समान ऊंचाई वाले बिंदुओं पर चल रही थी। वहां की घनी कांटेदार झाड़ियां हमारी प्रोग्रेस को बहुत ही स्लो कर रही थी। 2 घंटे में हम केवल आधा मील ही चल पाए थे। हम उस पहाड़ी पे पहुंचे जहां 6 महीने पूर्व हमने चूका के मैनीटर को मारा था। बाघीन के पैरों के निशान चट्टान के दाईं ओर को गए थे। मुझे विश्वास था कि वह आसपास में कहीं पर लेटी हुई थी। मैं और इबर्टसन रबर के जूते पहने हुए थे और तिवारी नंगे पांव था, इसलिए हम लोग बिना आवाज किए चट्टान पे पहुंच गए। मैंने अपने साथियों को स्थिर रहने का संकेत किया और एक पैर रखने की जगह पाके 1-1 इंच आगे बढ़ता गया। चट्टान के पीछे एक छोटी सी समतल भूमि का टुकड़ा था और आगे जाने पे ऐसा और टुकड़ा दिखाई दिया। मुझे आभास हुआ कि मेरा अनुमान ठीक था। टाइग्रेस आगे को निकली हुई चट्टान के नीचे लेटी थी। तभी एक बंदर झाड़ियों के पीछे से चिल्लाने लगा। टाइग्रेस ने रात के भोजन के बाद विश्राम के लिए बड़ी सावधानी से उस जगह को चुना था। दुर्भाग्य से वह सोई नहीं थी। जब उसने मेरा हाथ देख लिया तो वह ब्लैकबेरी की झाड़ियों के पीछे गायब हो गई थी।
यदि वह इस स्थान के अतिरिक्त कहीं और होती तो वह जा नहीं पाती। अंतिम क्षण पे हमारी सारी योजना असफल हो गई। अब हमारे लिए उसके शिकार को खोज के यह देखने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था कि शायद उस पे कुछ और मांस शेष रह गया हो, जिसे खाने को वो वापस लौटेगी और हमारे लिए उसे शूट करने का एक चांस बनेगा। टाइग्रेस ने खुले आसमान के नीचे अपना शिकार को खाया था। उसका बचा हुआ भोजन गिद्धों की तेज आंख से बच जाए, इसलिए उसने शिकार को छुपा के रख दिया। अब रक्त की रेखाओं से उसका पीछा करना आसान था। वह रास्ता हमें पहाड़ी चट्टानों से 50 गज आगे तक ले गया, जहां पे हमें उसका शिकार मिल गया। मैं आपकी संवेदनाओं को दारुण दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मैं उस दृश्य का विस्तार नहीं करूंगा। वह इंसान जो कुछ समय पहले 2 बच्चों का पिता था और एक स्त्री का पालनहार था, आज यहाँ शत विक्षत पड़ा था। उसके शरीर पे नाम को भी कोई कपड़ा नहीं था। उसकी विधवा को भारत में प्रचलित यातनाओं को सहना होगा। मैंने अपने 32 साल के इस प्रकार के जीवन में ऐसी दुर्घटनाओं को बहुत बार देखा है। प्रत्येक पहली वाली से अधिक भयानक होती है। हर बार मुझे ऐसा लगा कि इस मांस के ढेर को घर वालों को सौंपने से अच्छा होगा कि इसे आक्रमणकारी को ही दे दिया जाए। परिवार वालों को जीवन भर के लिए एक दुस्सपन देना उचित नहीं होगा। फिर भी खून के बदले खून की इच्छा और गांव वालों को इन हादसों से मुक्त करना जीवन का उद्देश्य बन गया था। मेन ईटर हमारी असफलता से और सावधान हो जाता है। कभी कभी वह अपने शिकार को एक बार खाके वहीं छोड़ देता है, या फिर मौन रूप से छाया की भांति एक एक पत्ते और टहनी का निरीक्षण करता है और अपने भावी हत्यारे को खोजने का प्रयास करता है, चाहे वह कितना ही स्थिर और निशब्द हो। ऐसे में शिकारी को कभी यदि लाखों में एक बार शूट करने का मौका मिले तो कौन उस मौके को नहीं प्राप्त करना चाहेगा। जिस झुरमुट में टाइग्रेस लेटी हुई थी वह लगभग 40 वर्ग फुट का था। यदि वह बाहर निकलती तो बंदर की आंखों से बच नहीं सकती थी। वह हमें अलर्ट कर सकता था, इसलिए हम पीठ से पीठ लगाकर सिगरेट का कश लेने के लिए बैठ गए कि शायद जंगल से हमें कोई मदद मिल जाए। इसी आशा में हम अपनी अगली योजना, अगला प्लान बनाने में लग गए। मचान बनाने के लिए हमें रस्सियां लाने के लिए गांव जाना पड़ता। हो सकता था उसी दौरान टाइग्रेस अपने शिकार को लेकर दूर निकल जाए, क्योंकि अब तो वह पहले से ही कहीं हल्का हो गया था। फिर भी वह कभी मिल ही न पाए, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक को तो यहीं रहना पड़ेगा और दूसरा 2 गांव जाके सामान ले आए। बटसन ने वापस जाना चाहा और तिवारी के साथ वह नीचे समतल मार्ग से उतर गया। मैं एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। वहां से मैं टाइग्रेस को अपने शिकार के पास आते हुए देख सकता था। यदि वह मुझ पे हमला करने की तैयारी करके आना चाहती हो तो भी मैं अपने को तैयार कर सकता था। इबर्टसन को गए 15-20 मिनट हुए होंगे जब मुझे एक चट्टान के झुकने और फिर वापस उठने और सीधे होने की आवाज आई। स्पष्ट था कि वह चट्टान बहुत नाजुक और ढीलेपन से टिके हुई थी। जब टाइग्रेस ने उस पर पैर रखा तो वह हिली। उसने अपना पैर जल्दी से पीछे कर लिया और वह चट्टान सीधी हो गई। यह आवाज मेरी बाईं ओर से आई थी। मैं केवल उसी दिशा में फायर कर सकता था। दूसरी ओर से मेरा पेड़ से गिरना निश्चित था। कुछ क्षण बीते, मेरी आशाएं डूबने लगी, उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से वे ऊपरी थी। मेरी नसें तनाव से ऐंठने लगी और कंधों पर राइफल का भार असहनीय हो चला। उसी समय झाड़ियों से एक टहनी के टूटने की आवाज आई। जंगल में टाइगर किस तरह से घूमता है, यह उसका एक उदाहरण था। इस आवाज से मुझे टाइग्रेस की उपस्थिति की दिशा का ज्ञान हो गया था। मेरी दृष्टि उसी ओर लगी थी। वह आई, कुछ देर दूर से मुझे देखा और चली गई। उसके जाने से न तो कोई पत्ता हिला न कोई घास। जब नसों पे तनाव का खिंचाव होता है तो अचानक विश्राम के अभाव से मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। इस प्रसंग में राइफल को कंधे से हटा के घुटनों पे रखना था। इतनी सी हरकत से ही मेरे पूरे शरीर में आराम की एक लहर सी दौड़ गई। बागिन की ओर से 2 घंटे तक कोई हलचल नहीं हुई।
फिर इबर्टसन के आने की आहट सुनाई दी। शिकार पर मैंने जितने भी लोगों को देखा उन सब से इबर्टसन को अनोखा पाया। वह सर्वोत्तम था। उसका दिल शेर जैसा था। वह हर बात का ध्यान रखता था। सबसे ऊपर उसका निस्वार्थ भाव विलक्षण था। वह रस्से लेने गया था और लौटा तो साथ में बिछाने ओढ़ने के कंबल, कुशन, गर्मा गर्म चाय और खूब सारा खाना भी लाया था। मैं जब तक अपने को तरोताजा कर रहा था, इबर्टसन ने एक आदमी को दूर के एक पेड़ पे मचान बनाने के लिए भेज दिया था। जब मचान तैयार हो गया तो इबर्टसन ने शिकार को कुछ फीट दूर ले जाके पेड़ की जड़ से बांध दिया ताकि टाइग्रेस उसे उठाकर न ले जा सके। यह काम बहुत ही अरुचिकर था, मतलब कि किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा। चंद्रमा घटान पर था और थोड़ी देर में घने जंगल में अंधेरा होने वाला था। सिगरेट का अंतिम कश लेके मैं उस मचान पे चढ़ गया। जब मैं वहां आराम से बैठ गया तो इबर्टसन थाक की ओर चल पड़ा। वहां से पत्नी को लेके वह सेम गांव में कैंप पे लौटने वाला था। वापस जाने वाला दल नजरों से ओझल हो गया, परंतु ध्वनि की सीमा में था। तभी मैंने सुना कि जैसे कोई भारी शरीर पत्तों से टकरा रहा हो। उसी समय बंदर, जो अभी तक चुप था, अचानक पुकारने लगा। वह मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। इसके अतिरिक्त मेरे मचान से थोड़ी दूर एक और पेड़ पे दूसरे आदमी को बिठाने की योजना भी सफल रही। टाइग्रेस का ध्यान बटाने के लिए यह एक कारगर उपाय था। 1 मिनट बीता, दूसरा, फिर तीसरा मिनट बीता और एक कांकर भौंकता हुआ मेरी ओर आया। टाइग्रेस अपने पुराने शिकार की ओर नहीं आई थी, वह इबर्टसन के पीछे भागी थी। मुझे तो उत्कंठा का बुखार सा चढ़ गया था। इबर्टसन ने जाते समय आश्वासन दिया था कि वह टाइग्रेस के कारण हर संभव सावधानी बरते, परंतु काकर के भौंकने को सुनकर उसने यही सोचा होगा कि वह अपने शिकार के पास जा रही होगी। परंतु यदि वह जरा सा भी लापरवाह हुआ तो टाइग्रेस को मौका मिल सकता था। मेरे अगले 10 मिनट बहुत बुरे बीते और फिर मैंने एक दूसरे काकर की आवाज सुनी जो था गांव की ओर से आ रही थी। टाइग्रेस अब भी उनका पीछा कर रही थी, परंतु वहां खुला एरिया था, इसलिए किसी भी दल पे आक्रमण करने की गुंजाइश कम थी। फिर भी इबर्टसन को अभी 2 मील और घने जंगल में पैदल जाना था, तो खतरा तो था ही। यदि वह मेरे शॉट को सुनने के लिए रोकते तो नीचे जाते हुए उनको टाइग्रेस का सामना करना पड़ सकता था। इबर्टसन ने भाग्य से इस खतरे को भांप लिया था और वह अपने दल को अपने साथ रखे हुए था। टाइग्रेस ने सारे रास्ते उनका पीछा किया था। दूसरे दिन प्रातः उसके पैरों के निशान से ये बात सर्टिफाइड भी हो गई। फिर भी इबर्टसन और उनका ग्रुप कैंप तक सुरक्षित पहुंच गया। काकर और सांभर की पुकार से मुझे टाइग्रेस की एक्टिविटीज का पता चलता रहा। सूर्यास्त के बाद वह 2 मील दूर नीचे घाटी में थी। उसके पास सारी रात थी। हालांकि उसके अपने शिकार के पास लौटने की संभावना नहीं थी, फिर भी मैं कोई मौका खोना नहीं चाहता था। कंबल अपने चारों ओर लपेट के मैं आराम से ठंड से भी बच के चुपचाप उसका वेट कर रहा था। मैंने मचान पे 4 बजे शाम से अपनी सीट बना ली थी और 10 बजे रात मैंने 2 पशुओं को अपनी ओर आते देखा। अंधेरे में तो मैं देख तो नहीं पाया, पर जब वे शिकार के पास आए तो मुझे पता चला कि वह शाही का एक जोड़ा था। उन्होंने कई बार उस मांस के ढेर के चक्कर लगाए और फिर अपने रास्ते पे पड़ गए। 1 घंटे तक चांद थोड़ा ऊपर आया तो मैंने घाटी में से एक जानवर को आते हुए सुना। वह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा था। हवा का रुख आते ही वह देर तक रुका और जोर से सांस लेने लगा। मैं जान गया कि वह एक भालू था। रक्त की गंध उसे आकर्षित कर रही थी। साथ ही मनुष्य के रक्त की गंध भी मिली हुई थी जो उसे बहुत ही अनइंटरेस्टेड लग रही थी। बहुत ही सावधानी से वह टाइग्रेस के शिकार को घूम घूम के देख रहा था। भालू की नाक की घ्राण शक्ति जंगल के पशुओं में सबसे अधिक तीव्र मानी जाती है। उसी के आधार पर उसने घाटी से जान लिया कि यह टाइग्रेस की संपत्ति है। वह हिमालय का भालू था और वह किसी से डरता नहीं। कई बार मैंने देखा है कि वह शेर तक को उसके शिकार से भगा देता है।
इस स्थिति में जो बात उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी वह थी उस मांस के लोथड़े से आ रही मनुष्य की स्मेल। समतल भूमि पे पहुंच के भालू मांस से थोड़ी दूर पीठ और कंधों के बल बैठ गया। जब वह सेटिस्फाई हुआ कि इस मानवीय गंध से उसे कोई खतरा नहीं है, तो उसने मुंह उठा के लंबी पुकार दी। मुझे लगा कि वह अपनी साथिन को बुलाने के लिए थी। उसकी प्रतिध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके बाद वह बेझिझक शत विक्षत मनुष्य के पास जाकर जो ही उसने उसे सूंघने लगा, मैंने अपनी राइफल उसकी ओर तान दी। मैंने इससे पूर्व एक हिमालयी भालू को पहाड़ी से गिरी एक स्त्री को उठा के ले जाते हुए और खाते हुए देखा था, पर उस दिन वह इंसान के मांस को सूंघकर फिर अपने रास्ते पे चला गया। उसके लौटने की हलचल जब सुनाई देनी बंद हो गई तो जंगल में सन्नाटा छा गया। सूर्योदय के थोड़ी देर बाद इबर्टसन का स्वागत योग्य पदार्पण हुआ। उसके साथ मृत मनुष्य के संबंधी भी आए थे। उन्होंने एक सफेद कपड़े में बड़े आदर के साथ मृत व्यक्ति के अवशेषों को लपेटा और रस्सी तथा पेड़ की शाखा से बनाए गए झूले में डाल के शमशान की ओर चल पड़े। शारदा नदी की ओर जाते हुए वे धीमी आवाज में बोल रहे थे, राम नाम सत्य है। शीत ऋतु में 14 घंटे बिता के मेरा शरीर अकड़ गया था। इबर्टसन द्वारा लाए गए गर्म पेय और भोजन खा के रात्रि जागरण की थकान भी उतर गई थी। इबर्टसन का चूका गांव तक पीछा करते हुए 27 की शाम को टाइग्रेस ने रात को लद्या नदी पार की और घने जंगल में प्रवेश कर गई। इस मार्ग पे बहुत समय पहले गांव के लोग आते जाते थे। नरभक्षियों ने इस पगडंडी को असुरक्षित बना दिया था। 27 को 2 डाकिये इबर्टसन की डाक लेकर टनकपुर को जाने वाले थे। उन्हें कैंप में देर हो गई तो वे जंगल के उसी असुरक्षित और छोटे से रास्ते से चल पड़े। सौभाग्य से सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति ने टाइग्रेस को झाड़ियों में छिपते हुए देख लिया। इबर्टसन और मैं थाक से तभी लौटे थे कि 2 डाकिये भागते हुए आए और कैंप में पहुंचे। अपनी राइफलें लेकर हम दोनों खोज पे निकल पड़े। हमें टाइग्रेस के पैरों के निशान उसी रास्ते पे मिले जहां वह डाकियों का पीछा कर रही थी। वह हमें दिखाई नहीं दी, हालांकि झाड़ियों में किसी पशु की हलचल हमने देखी थी। 29 की सुबह कुछ आदमियों ने आके बताया कि उनका एक भैंसा बाड़े में नहीं लौटा है। खोज करने पे थोड़ी दूर पे हमें खून के धब्बे मिले। 2 बजे दोपहर इबर्टसन की फैमिली और मैं उस स्थान पे थे। वहां की भूमि को देखकर हमें विश्वास हो गया कि भैंसे को मारकर टाइग्रेस उसे उठा के ले गई थी। जल्दी जल्दी खाना खा के हम दोनों 2 आदमियों को लेके मचान बनाने का सामान लिया और पशु को घसीटे गए निशान पे हम चले गए। 100 गज आगे जाके यह चिन्ह एक खड्ड में गए हुए थे। यह एक बड़ी खड्ड थी जहां मैंने अप्रैल में एक टाइगर पे फायर किया था, लेकिन वह निशाने पे नहीं लगा। कुछ 100 गज आगे जाके 2 चट्टानों में भैंसा फंस गया था। उसे वहीं अटका के उसका पिछला हिस्सा खा के टाइग्रेस या टाइगर जो भी था वो चला गया था। टाइगर के पैरों के चिन्ह बहुत साफ नहीं थे। उसके ऊपर इतना बोझ था कि वह सीधे सीधे चल नहीं पा रही थी, इसलिए वह मैन ईटर है कि नहीं ये कहना कठिन था। फिर क्षेत्र में उपस्थित हर टाइग्रेस संदेह के घेरे में थी, इसलिए मैंने शिकार के पास मचान पे बैठने का डिसाइड किया और वहां पे केवल एक पेड़ था। आदमियों ने मचान बांधना शुरू किया तो टाइग्रेस ने गर्जना करना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी में 2 शाखाओं के बीच रस्सी बांध के एक मचान बनाया गया। इबर्टसन राइफल के साथ खड़ा होकर पहरा दे रहा था। मैं पेड़ पे चढ़ के अपनी सीट पे बैठ गया। अगले 14 घंटे मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक थे। मैं जिंदगी में कभी ऐसी खतरनाक मचान पे नहीं बैठा था। पेड़ पहाड़ी की ओर झुका हुआ था। मैं 3 रस्सियों पे ऐसे बैठा था कि यदि गिर जाता तो 100 फीट से भी अधिक नीचे खड्ड में जा सकता था। मैं जब पेड़ पे चढ़ रहा था तभी से टाइग्रेस लंबे अंतराल के बाद शाम तक गर्जना कर रही थी। अंतिम बार उसकी गर्जना आधा मील दूर पहाड़ी से सुनाई थी। अब ये क्लियर हो गया था कि वह अपने शिकार के पास कहीं लेटा हुआ था और उसने पेड़ पे चढ़ते हुए आदमियों को देख लिया था। पिछले अनुभव से मैंने निष्कर्ष निकाला था कि वह अपनी शांति भंग होने से नाराजगी प्रकट करके चला गया था। मैं 3 रस्सियों के सहारे बैठा रहा।
जब तक इबॉटसन सुबह सुबह तक आ नहीं गया। मैंने रात भर उसकी आवाज नहीं सुनी। गिद्धों का यहाँ आना असंभव था क्योंकि खड्ड बहुत ही गहरी थी। ऊपर बहुत घने पेड़ों की छाया थी। भैंसे के विशाल शरीर को देख के लगता था कि निश्चित रूप से वह टाइगर के लिए कई दिनों का खाना था। उसका लौटना अनिवार्य था। हमने वहां से अपना ठिकाना छोड़ा। आशा यही थी कि वह शिकार को किसी सुविधाजनक स्थान पर ले जाएगा। इस आशा पे पानी फिर गया क्योंकि वह फिर लौटा ही नहीं। 2 रातों के बाद जिस भैंसे को हमने कैंप के पीछे बांधा था वो मरा हुआ मिला। थोड़े से निरीक्षण के बाद मैं समझ गया कि मैन ईटर को मारने का जो मौका था वो अब खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने भैंसे के मारे जाने की खबर दी थी उनका कहना था कि रस्सी तोड़ दी गई थी और भैंसे को उठा लिया गया था और खड्ड के नीचे की ओर ले जाया गया था। नाश्ते के बाद इबर्टसन और मैं मृत भैंसे को खोजने चले गए। हम शाम को अपने बैठने की जगह की संभावना भी देखना चाहते थे। खड्ड हमसे 50 गज की दूरी पे था और तराई की ओर जा रही थी। 200 गज आगे सीधा रास्ता था, फिर खड्ड बाईं ओर मुड़ गई थी। मोड़ के पीछे बाईं ओर घनी झाड़ियों का एक टुकड़ा था। उस स्थान के पीछे 100 गज ऊंची पहाड़ी थी। वहीं एक छोटा सा तालाब भी था। खड्ड में मैं कई बार जा चुका था पर उन घनी झाड़ियों पे ध्यान नहीं किया। उसमें छुपे हुए टाइगर की संभावना पे भी नहीं सोचा। मैंने किसी प्रकार सावधानी नहीं बरती। नतीजा ये हुआ कि तालाब से पानी पीती हुई टाइग्रेस ने हमें देख लिया। उसके पास लौटने का केवल एक रास्ता था, वह उसने ले लिया। वह सीधी चढ़ाई चढ़ के गहन शाल के जंगल में चली गई। पहाड़ी इतनी ऊंचाई पे थी कि हमारे लिए वहां पे चढ़ना कठिन था, इसलिए हम खड्ड में ऊपर की ओर चढ़ते रहे। वहीं से सांभर के जाने का रास्ता था। इस पे चल के हमें पहाड़ मिल गए। टाइग्रेस इस समय पहाड़ों से घिरे तिकोने टुकड़े पर थी। वहीं से लथिया नदी और एक पहाड़ की चोटी पर से पार उतरना किसी के बस में नहीं था। यह क्षेत्र बड़ा नहीं था, वहां बहुत से हिरण थे। वे समय समय पर हमें टाइग्रेस की पोजीशन की खबर देते रहते थे। दुर्भाग्य से वह भूमि वर्षा के अनेक नालों से कटी हुई थी। अंत में टाइग्रेस से हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया। हमने अभी तक टाइग्रेस के शिकार को देखा नहीं था। हम खड्ड में सांबरों के बनाए मार्ग से अंदर गए। वहीं पे पौधों से ढका हुआ टाइग्रेस का शिकार हमें मिला। यह पौधे 6 इंच से लेकर फुट भर के थे। ये पौधे मचान को थामने के लिए काफी नहीं थे। सो हमने मचान बनाने का जो आइडिया था उसे ड्रॉप कर दी। रंभा से चट्टान की ओर धक्का लगा के बैठने का जुगाड़ किया जा सकता था, परंतु मैन ईटर की प्रेजेंट में उपस्थिति में यह तरीका सही नहीं था। नरभक्षी को शूट करने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए हम घास में छिपके उसकी प्रतीक्षा करने पर विचार करेंगे। इस प्रकार नरभक्षी हमें पहले देखे, इससे पूर्व हम उसे देख सकते थे। इस विचार पे 2 ऑब्जेक्शन भी थे। पहला, यदि टाइग्रेस ने हमें उसके शिकार के पास देख लिया तो वो पिछली बार की तरह छोड़ के उसको चली जाएगी। और दूसरा, कैंप और मृत भैंसे के बीच में बहुत घने झाड़ जंगल थे। अंधेरे में उस जंगल में प्रवेश करने पर तो टाइग्रेस की दया पर ही हम निर्भर रहेंगे। निर्णय यह हुआ कि इस टाइग्रेस को उसके शिकार के पास छोड़ के लौट के घर जाना ही ठीक रहेगा। कल फिर आके आशा है कि हम कुछ कर पाएंगे। दूसरे दिन हमने आके देखा तो टाइग्रेस अपने शिकार को उठा के खड्ड के ऊपर की ओर एक चट्टान से दूसरी पर छलांगे लगाते हुए गई थी। उसके पैरों के चिन्ह भी कहीं नहीं थे। अंत में गोल गोल घूमते हुए हमने देखा कि वह खड्ड से बाहर जाके बाईं ओर की पहाड़ी पर चली गई थी। जिस पहाड़ी पर टाइग्रेस अपने शिकार को ले गई थी वह फर्न आदि से भरी थी। वहां से जाना कठिन नहीं था, परंतु वह चढ़ाई एकदम सीधी थी। जगह जगह पे मोड़ थे। 1000 फीट चढ़ने के बाद हम एक छोटे से समतल स्थान पे पहुंचे। वहां बाईं ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था। वहां की जमीन दरारों से भरी थी। वहां साल के 2 से 6 फीट की ऊंचाई के पेड़ उग चुके थे। इन्हीं के नीचे टाइग्रेस अपने शिकार को ले आई थी। हमें इस बात का तब तक पता नहीं था जब तक कि हमने वहां पे पांव नहीं रखा। जो ही मरे हुए भैंसे को देखने पहुंचे कहीं पास से ही हमारी दाईं ओर से हल्की गुरगुराहट सुनाई थी।
अपनी राइफलों को ऊंचा करके हमने 1 मिनट इंतजार किया। फिर झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। हम आगे बढ़े। साल के पेड़ के 10 गज आगे एक जगह साफ की गई थी, जहां टाइग्रेस ने नरम घास पे अपने सोने की जगह बनाई थी। इस घास से दूर पहाड़ी ऊपर की ओर गई थी, जहां फिर से समतल भूमि थी। यहीं से हमें वह आवाज आई थी। हम चुपचाप चलते गए और उस सपाट भूमि पे आ गए। यह 50 गज चौड़ी थी। टाइग्रेस वहीं से गुजरते हुए खड्ड में चली गई। उसको देखकर बड़े तीतर और काकर विचलित हो गए। अब उसके पीछे जाना व्यर्थ था, इसलिए हम वापस टाइग्रेस के शिकार के पास चले गए। अभी तक उस पर टाइग्रेस का भोजन काफी था। हमने वहां 2 पेड़ों को चिन्हित किया और हम कैंप में लौट आए। वहां दोपहर का भोजन जल्दी खा के हम लोग वापस उसी जगह पे आ गए। अपनी भारी राइफलों को लेके बड़ी कठिनाई से पेड़ों पे चढ़ गए। हमने 5 घंटे तक प्रतीक्षा की, परंतु कुछ न कुछ दिखाई नहीं दिया, न सुनाई दिया, कुछ भी नहीं दिखा। संध्या के समय हम पेड़ों से उतर के कैंप की ओर चले गए। हम दोनों को बराबर लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा था। फिर भी बिना किसी दुर्घटना के हम 9 बजे रात को कैंप पे पहुंच गए। इबर्टसन अब तक सेम पे रुके थे। फिर उन्हें 12 दिन पैदल चल के पूर्व निश्चित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाना था। जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा ले लिया कि अब टाइग्रेस के पीछे मैं अकेले नहीं जाऊंगा और सेम में 1-2 दिन से अधिक नहीं रहूंगा। इबर्टसन और उनके 50 आदमियों के जाने के बाद कैंप में मैं और मेरे 2 असिस्टेंट रह गए। मेरे कुली मुखिया के घर रह रहे थे। मेरे सारा दिन इन लोगों को लकड़ियां इकट्ठी करने में व्यस्त रखा, ताकि रात को आग जला के रखने से कोई जंगली जानवर नहीं आए। शाम होने पे जब सारे आदमी सुरक्षित वापस आ गए तो मैं राइफल लेके लद्या नदी तक गया। मैं देखना चाहता था कि टाइग्रेस ने नदी को पार किया है कि नहीं किया है। मुझे रेत पे अनेक ट्रैक मिले तो, परंतु वे सारे पुराने थे, कोई नया निशान नहीं बना था। 1 घंटा बीता तो काकर हिरन निरंतर हमारे टेंट के पास आके भौंकता रहा। मेरे साथियों ने इबर्टसन के आदमियों की तरह भैंसों को बांधने का काम ले लिया था। दूसरे दिन मैं भी उनके साथ निकल पड़ा। हमने कई मील तय कर लिए, परंतु कहीं भी टाइग्रेस का कोई निशान नहीं मिला। सुबह के नाश्ते के बाद मैं नीचे की ओर चला गया। नदी में मछलियों की भरमार थी। हालांकि मछली पकड़ने की मेरी जो रॉड थी वो टूट गई थी। फिर भी मैं प्राय कैंप के साथियों के लिए कई बार बहुत सी मैसिर मछलियां पकड़ के लाता था। पिछली शाम की तरह एक बार फिर संगम के पास लद्या नदी पार करके मैं खुले मैदान की ओर निकली हुई चट्टान पे बैठ के टाइग्रेस के नदी पार करने की प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ पानी का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। तभी सांबर, हिरण और बंदर मेरी बाईं ओर से आवाजें निकाल रहे थे। मैं थोड़ी दूरी पे गया तो टाइग्रेस के पैरों के ताजा निशान मिले। उस रास्ते पे आगे जाके मुझे नदी किनारे के पत्थर भी गीले मिले। ऐसा लग रहा था कि टाइग्रेस कुछ देर पहले नदी के उथले पानी में से चल के उस पार उतरी होगी। कैंप में 1 कप चाय पीने और अपने मछली पकड़ने वाले जाल को सुखाने में बिताए कुछ क्षणों ने एक आदमी की जान ले ली। हजारों लोगों की हफ्तों की चिंता और मेरे चिंता से भरे कितने ही दिन व्यर्थ गए। चाहे मैं सेम में इबर्टसन के यहाँ 3 दिन रहा, परंतु मुझे दोबारा टाइग्रेस को शूट करने का मौका नहीं मिला। एक सुबह 7 तारीख को जब मैं कैंप को समेट के टनकपुर की 20 मील की यात्रा की तैयारी कर रहा था, आसपास के कई गांवों से एक बड़ा दल मेरे पास आया। वे सब प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें नरभक्षी के रहमो करम पे छोड़कर नहीं जाऊं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा लौट के आऊंगा। अगले दिन मैंने टनकपुर से रेलगाड़ी पकड़ी और नैनीताल पहुंच गया। पूरे 1 महीने बाद 7 नवंबर को मैंने सेम गांव छोड़ा और 12 नवंबर को टाइग्रेस ने थाक गांव में एक आदमी को मार डाला। यह समाचार मुझे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हल्द्वानी से मिला। हम उस समय अपने शीत ऋतु के घर में आ चुके थे। मैं 24 नवंबर की शाम तक चूका गांव पहुंच गया। मेरा इरादा था कि चूका में नाश्ता करके मैं थाक पहुंच के वहीं अपना हेडक्वार्टर बनाऊं,
परंतु वहां उपस्थित गांव के मुखिया ने मुझे बताया कि चूका में वहां के सारे स्त्री पुरुष और बच्चे टाइग्रेस द्वारा एक आदमी के मारे जाने के बाद गांव छोड़ के चले गए हैं। यदि मैं वहां कैंप लगाऊंगा तो मैं भले ही अपने को सुरक्षित कर लूं, परंतु अपने साथियों को बचा नहीं पाऊंगा। उनका परामर्श मानने योग्य था। मैं जब तक अपने आदमियों की प्रतीक्षा कर रहा था, मुखिया ने मेरे कैंप के लिए एक स्थान दिखा दिया जो मेरे साथियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित था। इसके अतिरिक्त वन में हजारों लोग पेड़ काटने के लिए आने वाले थे। यहाँ मुझे थोड़ा सा शांत वातावरण मिलेगा। मैंने आने से पहले टनकपुर के तहसीलदार को 3 युवा भैंसे भेजने की तार दे दी थी। पिछली शाम वो पशु पहुंच गए थे। नाश्ते के पश्चात में एक भैंसा लेके थाक गांव पहुंचा। मेरा विचार था कि जहां पे वह पुरुष मारा गया था वहां पशु को बांध दूं। मुखिया ने मुझे बहुत विस्तार से वो दुर्घटना सुनाई। वह स्वयं टाइग्रेस के अटैक से बाल बाल बचा था। वह अपनी 10 साल की पोती को लेकर अपने घर से 60 मील दूर अदरक की गांठें खोदने के लिए खेत में गया था। खेत आधा एकड़ का था और 3 ओर से जंगल से घिरा हुआ था। घर सीधी पहाड़ी पे बना था, वहां से खेत दिखाई देता था। घर से फासला 300 गज का था। कुछ देर मुखिया और उसकी पोती काम करते रहे। उसकी पत्नी घर की छत पे चावलों को छिटक रही थी। उसने अचानक पति को चिल्ला के सावधान किया, बहरे हो क्या? तुम्हें बटेर और दूसरे पक्षियों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही? सौभाग्य से उसने तुरंत पोती का हाथ पकड़ा और दोनों घर की ओर भागे। उसकी पत्नी तेज भागने के लिए पुकारती रही क्योंकि उसने झाड़ियों में से लाल रंग के जानवर को निकलते देखा था। आधे घंटे बाद पेड़ की शाखाएं काटते हुए एक आदमी को टाइग्रेस ने मार डाला था। मुखिया के वर्णन से ही मैंने एक पेड़ को पहचान लिया। वह एक छोटा ऐंठा हुआ टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था जो 2 सीढ़ियों वाले खेतों के बीच में खड़ा था। पशुओं के चारे के लिए इसकी छटाई होती रहती थी। मारा गया आदमी एक शाखा पकड़ के दूसरी शाखा को काट रहा था, तभी टाइग्रेस ने पीछे से आके उसे पकड़ लिया। शाखा से उसका हाथ छुड़ा के उसे मार डाला और उठा के जंगल में ले गई। कुमाऊं के चांद राजाओं ने कई सौ वर्ष पूर्व थाक गांव के वर्तमान निवासियों के पूर्वजों को पुनागिरी में मंदिरों में सेवा के बदले में थाक गांव को भेंट किया था। घास की झोपड़ियों से धीरे धीरे गांव में स्लेट की टाइलों से बने घरों में बदल गई। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और साथ ही मंदिरों से आने वाले राजस्व की राशि से यह क्षेत्र समृद्ध हो गया था। कुमाऊं के दूसरे गांव के भांति थाक ने भी कई 100 सालों के अस्तित्व में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, फिर भी अपने लंबे इतिहास में ऐसी वीरानगी नहीं देखी जैसी आज थी। पिछली बार जब मैं आया था तो यह गांव उद्योगों का केंद्र था। आज दोपहर को जब मैं भैंसे को लेके जा रहा था तो यहाँ पे सन्नाटा था। 100 परिवार अपने पशुओं समेत गांव छोड़ के चले गए थे। गांव भर में पशु के नाम पे मुझे एक बिल्ली मिली जिसने मेरा स्वागत किया। गांव से निकास की प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई कि बहुत से घरों के दरवाजे खुले रह गए थे। गांव के सारे रास्ते, घरों के आंगन, दरवाजों के बाहर धूल पे टाइग्रेस के पैरों के निशान अंकित थे। टाइग्रेस ने घरों में छुप के शिकार की प्रतीक्षा की होगी। गांव के ऊपर की ओर पशुओं के लिए कमरे बने हुए थे। इनके पास ही मैंने तीतर, जंगल की लाल मुर्गी, लाल टोपी वाले बुड़बुड़िया देखे। इतनी संख्या में ऐसे पक्षी पहली बार दिखाई दिए। उनके बीच में चलने की अनुमति देने वाले पक्षी थाक निवासियों के लिए पूज्य थे। इनको मारना उनके धर्म में निषिद्ध था। सीढ़ियों वाले खेत से नीचे इन पक्षियों का अवलोकन बहुत सुहावना था। मुखिया के वर्णन से यहाँ पे वृक्ष आसानी से मिल गया। इसी पेड़ के नीचे से टाइग्रेस ने अपना अंतिम शिकार किया था। यहीं पे संघर्ष और सूखे हुए रक्त के निशान मिले थे। बाघिन यहीं से नर्म जमीन और खेतों पर से आदमी को उठा के मजबूत हैज के ऊपर से 100 गज आगे घने जंगल में ले गई। गांव के सभी लोग उस रास्ते से निकले होंगे, परंतु किसी ने पीछा करके उस व्यक्ति का शव लाने का प्रयास नहीं किया। पेड़ के नीचे की जमीन को थोड़ा सा खोद के मुझे एक जड़ मिल गई। उसी से मैंने भैंसे को रस्सी से बांध दिया। पास ही पड़े भूसे के ढेर से भूसा लेके उसके खाने का प्रबंध भी कर दिया ताकि वह व्यस्त रहे और रसद उड़ाने की कोशिश नहीं करे।
गांव पहाड़ के उत्तर की ओर था। अब उस पे छाया आ गई थी। यदि मैं अपने कैंप तक अंधेरा होने से पहले पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अब वापस चलना चाहिए। गांव के खुले दरवाजों के खतरों से बचने के लिए मैंने गांव का चक्कर लगा के उन घरों के नीचे का रास्ता लिया। यह मार्ग गांव से निकलते एक विशाल आम के पेड़ के नीचे से गुजरता है। पेड़ों की जड़ों से निर्मल जल की धारा फूटती है। एक नाले के रूप में बहती हुई विशाल चट्टान को काट के ये जलधारा एक नाद में गिर जाती है, वहां से फिर भूमि पे फैल जाती है। वो सारा इलाका नर्म और कीचड़ वाला बन जाता है। नीचे से ऊपर आते हुए मैंने इस झरने का पानी पिया था। जाते हुए भी पानी पीने के लिए मैं उस ओर गया तो मैंने देखा कि टाइग्रेस ने आते हुए जो निशान छोड़े थे उन्हीं पे उसने जाते हुए भी अपने पैर रखे थे। प्यास बुझाने के बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया था। अब वह पगडंडी छोड़ के पौधों और बिच्छू बूटी से ढके खड़े किनारों को लांग के गांव के खुले घर में घुस गई। उसने मुझे भैंसे को बांधते हुए देख लिया होगा। मैं लकी था कि इस खतरे को भाग गया और मैंने दूसरा लंबा रास्ता चुन लिया। चूका गांव से आते हुए मैंने अचानक हुए अटैक से बचने के सभी उपाय किए थे। उसके पैरों के निशानों से मैं जान गया था कि उसने कैंप तक मेरा पीछा किया था। यहाँ उस रोशनी में जो मैं साथ लाया था पढ़ना संभव नहीं था। सो रात्रि भोजन के बाद उस रात आग के पास बैठ के मुझे अच्छा लग रहा था। आग मुझे गर्मी और सुरक्षा दोनों का भाव दे रही थी। मैंने पूरी स्थिति की समीक्षा की। कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे टाइग्रेस की समस्या का समाधान हो सके। 22 तारीख को घर छोड़ते हुए मैंने वादा किया था कि मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। सोचा था कि नरभक्षी का शिकार करने की यह मेरी अंतिम मुहिम है। बरसों का दबाव और विपरीत परिस्थितियां मेरे शरीर और घर वालों के स्नायु मंडल में खिंचाव पैदा कर रही थी। अब यदि 30 नवंबर तक इस नरभक्षी टाइग्रेस को ठिकाने न लगा सका तो इस काम के लिए किसी इच्छुक व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। उस दिन 24 तारीख थी और अभी 6 दिन बाकी थे। टाइग्रेस के व्यवहार से आभास हो रहा था कि वह एक और नर का शिकार करने को आतुर है। उससे साक्षात्कार होना संभव था। बहुत से उपाय थे इस काम को पूरा करने के। इसमें से एक एक करके आजमाया जा सकता था सभी को। उसके शिकार के पास के पेड़ पे बैठ के उसकी प्रतीक्षा की जाए। दूसरा, यदि वह एक भैंसे को नहीं मारती तो एक एक करके दूसरे भैंसों को बांधा जा सकता था। उसने पिछली बार इबर्टसन के रहते यही किया था। मैंने लकड़ियां जला ली। ये बहुत सारी थी और रात भर चलने वाली थी। सो मैं सो गया। मेरे टेंट के पीछे जंगल की झाड़ियों से काकड़ के भौंकने की आवाजें आती रही। जब तक नाश्ता तैयार हो रहा था मैंने अपनी राइफल उठाई और चूका और सैम के बीच बहती नदी के दाईं ओर रेतीले किनारे पे निरीक्षण करने निकल पड़ा। यह मार्ग खेतों को छोड़ के थोड़ी दूर पर स्थित घनी झाड़ियों के पास से आगे जाता था। वहां मुझे तेंदुओं के पैरों के निशान मिले। संभवतः काकड़ को पिछली रात यही पशु सावधान कर रहा था। एक छोटी उम्र का नर तेंदुआ भी उसी समय लद्या नदी को कई बार पार कर रहा था। उसी रात मेन ईटर ने केवल एक बार सेम गांव की ओर आकर नदी को पार किया था। मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले एक विशाल भालू रेत पर से गुजरा था। जब मैं वापस कैंप पहुंचा तो लकड़ी के एक व्यापारी ने शिकायत की कि मजदूरों को काम बांटते समय उनका सामना भालू से हुआ था। वह खूंखार लग रहा था। परिणाम यह था कि उन्होंने वहां काम करने से मना कर दिया था। लगभग 5000 आदमी चूका और कुमाथा चाक में एकत्रित हुए थे। उनको वहां लकड़ी काट के मोटर रोड तक ले जानी थी जहां पे सड़क का निर्माण हो रहा था। इतनी बड़ी संख्या में मजदूर पूरे जोश से एक साथ चिल्ला रहे थे। हिम्मत बढ़ाने के लिए वादी में कुल्हाड़ी और आरी से उत्पन्न आवाजें, विशाल पेड़ों के कट के सीधी पहाड़ से गिरने का शोर मिलके जैसा वातावरण बना रहे थे वह शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। समुदाय की घबराहट स्वाभाविक थी। इस क्षेत्र में भांति भांति की झूठी झूठी अफवाहें फैल रही थी कि नरभक्षी ने कई लोगों पर हमला किया, कईयों को मार डाला। वास्तव में नरभक्षी का जो आतंक था वो लद्या तक ही नहीं, काला दूंगा तक फैला हुआ था। इस क्षेत्र में 10,000 आदमी काम कर रहे थे। इन झूठी अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए मैंने बहुत लंबी यात्रा करके अपना अमूल्य समय गंवाया। एक अकेला पशु 10,000 कामगारों
अनेक गांव के निवासियों, मजदूरों के लिए भोजन लेने वाले सैकड़ों आदमियों, पहाड़ों की उपज संतरे, अखरोट, मिर्च आदि टनकपुर के बाजार तक पहुंचाने वाले हजारों किसानों को डरा रहा था। अपनी बात पे वापस आते हुए 25 की सुबह में दूसरे भैंसे को लेके थाक गांव की ओर चल दिया। रास्ते में मुझे टाइग्रेस के पैरों के निशान मिले। पिछली शाम वह मेरे पीछे पीछे आई थी। इस बात का प्रमाण था कि उसने भैंसे को मारा नहीं। मुझे निराशा तो हुई, पर ऐसा प्राय होता है। टाइगर कई रात तक पशु के पास से निकलता है, परंतु उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे भूख नहीं होती है। दूसरे भैंसे को आम के पेड़ के पास छोड़ के मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके खाने के लिए बहुत सारी हरी घास थी। भैंसे से कुछ दूर रहकर मैंने टाइग्रेस का इंतजार किया। फिर वहां के घरों के आसपास चक्कर लगा के आया तो रात भर के जागरण के बाद भैंसे को शांति से सोया हुआ पाया। टाइग्रेस गांव की ओर गई थी। भैंसे से कुछ दूर रह के वो चली गई। मैंने भैंसे को झरने तक ले जाके 1-2 घंटे तक घासने के लिए छोड़ दिया। फिर उसे वहीं बांध दिया जहां की वो पिछली रात बंधा था। आसपास अखरोट का एक पेड़ था, उस पे मचान बांधा जा सकता था। वहां कुछ और करने को नहीं था तो मैं कैंप में लौट आया। मेरी प्रार्थना पे टनकपुर के तहसीलदार ने खूब मोटे ताजे 3 भैंसे टाइग्रेस के रास्ते में जगह जगह पे बांध दिए। 26 की सुबह में बारी बारी से सभी भैंसों को देखने गया। पिछली सुबह की तरह थाक के रास्ते पे फिर मुझे 2 पशुओं के पैरों के निशान मिले, एक नीचे आते हुए और दूसरे ऊपर जाते हुए। दोनों यात्राओं में बाघिन आम की जड़ से बंधे हुए भैंसे से 50 गज दूर से निकल के चली गई। चूका गांव वापस आने पे थाक के निवासी और उनके मुखिया मेरे टेंट पे आके विनती करने लगे कि मैं उनके साथ चलूं, ताकि वे अपने खाने पीने और अन्य जरूरत की चीजें खरीद लें। मैंने अपने साथ कुछ रस्से ले लिए। रस्से मचान बांधने के लिए जरूरत थे। मैं थाक पहुंच के पहरेदारी करता रहा जब तक उन्होंने अपनी खरीदारी नहीं कर ली। अपने भैंसों को चारा पानी दे के एक को पेड़ की ठूंठ से बांध दिया, दूसरे को आधा मील नीचे जाके सड़क के किनारे पेड़ से बांध दिया। फिर मैं गांव वालों को छुका गांव छोड़ने गया। लौट के हल्का खाना खा के मचान की ओर चला गया। अब तक ये क्लियर हो गया था कि टाइग्रेस हमारे मोटे ताजे भैंसों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। मैंने रास्ते पे बैठने का निर्णय लिया ताकि मुझे उसे शूट करने का मौका मिले। उसके आने का संकेत मुझे मिल सके, इसलिए एक बकरी बांध दी। मैंने उसके गले में घंटी बांध दी। 4 बजे मैं पेड़ पे चढ़ गया। मैंने साथियों से सुबह 8 बजे आने के लिए कहा। मैं टाइग्रेस के आने की प्रतीक्षा करने लगा। सूर्यास्त के समय बहुत ठंडी हवा चलने लगी। मैंने अपना कोट खींचने की कोशिश की तो मचान एक और खिसक गया। नतीजा यह हुआ कि मेरी बैठने की जगह बहुत ही तकलीफदेह हो गई। 1 घंटे के बाद तूफान आ गया। बारिश अधिक देर तक नहीं हुई, पर मैं पूरा भीग गया। इससे मेरा कष्ट और बढ़ गया। 16 घंटे तक मैंने न कुछ देखा न सुना। 8 बजे मेरे आदमी आए। मैं कैंप पे गर्म स्नान के लिए गया, पूरा खाना खाया। उसके बाद अपने 6 लोगों के साथ थाक गांव की ओर चला गया। पिछली रात हुई बारिश ने मैनीटर के सारे निशान मिटा दिए थे। जिस पेड़ पर मैं बैठा था वहां से 200 गज ऊपर मुझे टाइग्रेस के ताजे निशान मिले। वह जंगल से बाहर निकल थाक गांव की ओर गई थी। बहुत सावधानी से मैं पहले भैंसे की ओर गया तो वह आराम से सो रहा था। बाघिन ने उसके आसपास चक्कर लगाए, फिर पहाड़ी पे चढ़ गई। उसके पग मार्क्स पे चलते हुए मैं दूसरे भैंसे की ओर गया। जो ही उसके पास पहुंचा तो ही मुटरी चिल्लाती हुई पहाड़ से नीचे की ओर चली गई। मुटरी एक पक्षी होता है। इन पक्षियों की उपस्थिति के निम्न संकेत थे। पहला, भैंसा मारा गया। दूसरा, वह आधा खाया हुआ था और उठा के नहीं ले जाया गया था। और तीसरा, टाइग्रेस कहीं पास में नहीं है। पेड़ के पास पहुंच के जहां भैंसे को बांधा गया था, मैंने देखा कि भैंसे को घसीट के रास्ते से हटाया गया था। उसका कुछ भाग खाया जा चुका था। परीक्षण करने पे पता चला कि उसे टाइग्रेस ने नहीं मारा था, अपितु संभव था वह सांप के काटने से मरा था।
क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे कोबरा सांप होते हैं। भैंसे को सड़क पे मरा हुआ पाकर टाइगर ने पहले तो उसका कुछ भाग खाया, फिर घसीट के ले जाना चाहा तो वह रस्सी को तोड़ नहीं पाई। उसने भैंसे को पत्तों से ढका और थाक गांव की ओर चल गई। टाइग्रेस नियमानुसार सड़े हुए मांस को नहीं खाते हैं, कभी कभी दूसरे पशुओं के मारे हुए शिकार को खा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार मैंने एक तेंदुए का शव अग्निपथ पे छोड़ा था। दूसरे दिन अपने चाकू को लेकर आया तो उसका 2/3 मांस खाया हुआ था। चूका गांव के ऊपर की ओर जाते हुए मैंने मचान को खोल दिया। उस पे मैं सारी रात बैठा रहा था। मेरे 2 आदमी बादाम के पेड़ पे चढ़ के मेरे लिए एक सीट बनाने लगे। वृक्ष मचान के लिए छोटा था। शेष 4 लोग झरने से चाय के लिए पानी लाने चले गए। 4 बजे तक मैंने बिस्किट और चाय का नाश्ता कर लिया। मुझे इसी हल्के नाश्ते पे पूरा दिन गुजारना था। मेरे एक साथी ने मेरे पास रुकने की अनुमति मांगी, पर मैंने सबको वापस कैंप में भेज दिया। इसमें जोखिम तो था, परंतु थाक में रहने से कम। पेड़ पे मेरी सीट 2 शाखाओं में रस्सी के कई फेरे देकर बनाई गई। पैरों को टिकाने के लिए भी रस्सी के कुछ फेरे दिए गए थे। जब मैं आराम से बैठ गया तो मैंने अपने आसपास पत्ते और शाखाओं को लपेट लिया और उसमें एक छेद रख दिया ताकि मैं टाइग्रेस को देख सकूं और शूट कर सकूं। आदमियों के जाने के बाद यह टेस्ट भी हो गया। 2 मुठरियां आके पशु का मांस खाने लगी और उन्होंने कई अन्य मुठरियों को भी बुला लिया। वे सब सुबह तक पशु को खाती रही। मैं भी उनकी उपस्थिति में निश्चिंत होकर सो गया, क्योंकि वे सब टाइग्रेस के आने की सूचना दे ही देती। उनके जाने के बाद मेरी रात भर की पहरेदारी शुरू हो गई। अब भी शूट करने के लिए काफी रोशनी थी। थोड़ी देर बाद पहाड़ पे से चंद्रमा की तेज किरण उतर आई। पिछली रात की बरसात ने धूल को साफ कर दिया था। रोशनी इतनी हो गई कि मैं सांभर को 150 गज दूर से गेहूं की फसल खाते देख सकता था। मृत भैंसा मुझसे 20 गज की दूरी पे था। जिस रास्ते से वह आ सकती थी वह और पास था। अगर वो आती तो मेरे लिए उसे शूट करना बहुत आसान होता। उसका आना भी निश्चित था। चंद्रमा 2 घंटे से चमक रहा था। सांभर मेरे पेड़ से 50 गज की दूरी पे था। तभी कांकड़ हिरण ने भौंकना शुरू कर दिया। साथ ही एक चीख सुनाई दी। मुझे लगा कि टाइग्रेस ने मेरे किसी आदमी पे हमला किया। मैं पेड़ पर से नीचे कूदने ही वाला था कि याद आया कि मैंने अपने आदमियों की गिनती की थी और उन्हें दूर तक ओझल होते हुए देखा था। वह चीख किसी दारुण शारीरिक पीड़ा से उपजी थी, परंतु सवाल यह था कि वीरान गांव से यह आवाज कैसे आई। यह मेरी कल्पना नहीं थी। काकर ने भी सुनी थी, क्योंकि उसने भौंकना बंद कर दिया था। सांबर ने भी खेतों में से दौड़ लगाई थी। पीछे पीछे उसके बच्चे भी भाग गए थे। 2 दिन पहले जब लोगों को उनके गांव तक छोड़ के आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ के लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर भी निश्चिंत भाव से जा रहे हैं, तो मुखिया ने कहा कि यहाँ के निवासी पूर्णागिरी के पुजारी हैं। कोई भी उनके घर और संपत्ति को हानि पहुंचाने का सोच नहीं सकता। इसके अतिरिक्त जब तक टाइग्रेस गांव में है कोई भी वहां घुसने का साहस नहीं कर सकता। चीख दोबारा सुनाई नहीं दी। अब मेरे लिए कुछ करने को बचा नहीं था। सो मैं फिर से पेड़ पे अपनी सीट पे जा बैठा। 10 बजे रात को एक कांकर गेहूं के पौधे खा रहा था कि अचानक भौंकता हुआ भाग गया। 1 मिनट बाद टाइग्रेस दोबारा गरजी। अब उसने गांव छोड़ दिया था और वह आगे बढ़ रही थी। वह भैंसे के शरीर से कुछ और भोजन न भी खाना चाहे तो भी उसका इस रास्ते पे आना निश्चित था, जिस पर वह दिन में 2 बार आती थी। राइफल के ट्रिगर पे उंगली रखते हुए अंधेरे में रास्ते पे आंखें कड़ाए हुए मैं घंटों बैठा रहा, जब तक चांदनी के जाने के बाद दिन की रोशनी नहीं आ गई। सूर्य के उदित होने के 1 घंटे के बाद मेरे आदमी वापस आए। बड़ी समझदारी से वे अपने साथ लकड़ियां लेकर आए थे। हैरानी हुई कि इतने कम समय में मैं चाय का कप पी रहा था। मन में डर भी था, हो सकता था टाइग्रेस कहीं हमारे आसपास झाड़ियों में ही छुपी बैठी हो या फिर वह मिलो दूर हो, क्योंकि 10 बजे रात के बाद जंगल में कोई आवाज नहीं आई थी। जब मैं कैंप पहुंचा तो कुछ लोग टेंट के बाहर बैठे थे। कुछ लोग तो पूछने आए थे कि मुझे पिछली रात में कोई सफलता मिली। दूसरे ये बताने आए थे कि मध्य रात्रि से बाघिन सूर्य निकलने तक गुरगुराती रही थी।
जंगल और एक्सपोर्ट रोड के सभी मजदूर काम पे जाने से डर रहे थे। चूका के आसपास के हजारों लोग सारी रात आग जला के बैठे रहे ताकि टाइगर ना आ जाए। मेरे टेंट के बाहर बैठे लोगों में मुखिया भी था। जब सब चले गए तो मैंने 12 की रात को मारे गए व्यक्ति के बारे में पूछा। वह स्वयं भी नरभक्षी का शिकार बनते बनते रह गया था। उसने दोबारा अपने लोमहर्षक अनुभव का विस्तार से वर्णन किया। मैंने यह सब सुना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी टाइग्रेस के द्वारा किसी इंसान को मारते हुए देखा है। उसने जवाब दिया, नहीं। मैंने एक और चीख की आवाज सुनी थी। मैंने आवाज की नकल करने को कहा। आवाज लगभग वैसी थी, चाहे थोड़ी सी सुधरी हुई थी। मुखिया ने यह भी कहा कि उस और कोई आता जाता नहीं, कारण सबको पता है, इसलिए उस मार्ग पे रात को किसी की आवाज आना, वो भी 8 बजे, संभव नहीं है। इसके बाद मैंने तय कर लिया कि चीख की आवाज न काकर ने सुनी न सांबर ने, बस दुख भरी दर्द भरी आवाज मैंने सुनी ही नहीं। इस कहानी में और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि कहानी बड़ी है, एक ही वीडियो में इसे सुनाना संभव नहीं है। तो आप कहानी के अगले पार्ट्स का इंतजार कीजिए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।